प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार किए साझा। प्रधानमंत्री ने संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर दिया जोर, कहा इसमें जन भागीदारी की है अहम भूमिका। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का किया जिक्र, कहा देश में ई संजीवनी ऐप और यूपीआई जैसी नई पहलों ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाया। पीएम ने कहा भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति से दुनिया के तमाम देश हुए हैं आकर्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। पीएम मोदी ने यूपी की कानून व्यवस्था की सराहना, कहा भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा में हुई बढ़ोतरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज से हैदराबाद में दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन की पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर की हुई शुरुआत। देश में दवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों की समीक्षा है चिंतन शिविर का उद्देश्य। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई दिल्ली में पार्टी महासचिवों के साथ बैठक। इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव को लेकर बैठक में हो रहा है विचार विमर्श। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां हुई पूरी। सुदूर इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी। दोनों राज्यों में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज केप टाउन में खेला जाएगा आईसीसी महिला T20 विश्व कप का फाइनल। भारतीय समय अनुसार 6:30 बजे शुरू होगा मैच। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम संस्कृति के संरक्षण और जनभागीदारी में बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में इस बार कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर बहुत जोर दिया। उन्होंने इस संबंध में मन की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम संस्कृति के संरक्षण और जन भागीदारी में अहम भूमिका निभा रहा है। साथियों, आपको याद होगा सरदार पटेल की जयंती यानी एकता दिवस के अवसर पर मन की बात में हमने 3 कॉम्पिटिशन्स की बात की थी। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है देश भर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी एंट्रीज भेजी है। इन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। आप में से हर कोई अपने आप में एक चैंपियन है, कला साधक है। आप सभी ने यह दिखाया है कि अपने देश की विविधता और संस्कृति के लिए आपके हृदय में कितना प्रेम है। साथियों, आज इस मौके पर मुझे लता मंगेशकर जी, लता दीदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी उस दिन लता दीदी ने ट्वीट करके देशवासियों से आग्रह किया था कि वे इस स्पर्धा में जरूर जुड़े। प्रधानमंत्री ने लोरी और देशभक्ति गीतों की प्रतियोगिताओं के विजेताओं की प्रस्तुतियों की झलक भी सुनवाई। मलगु कंद मलगु कूसे मलगु नन्न जान मरिये हगलु कಳೆದು ಈರುಳು ನೆರೆದು ನಿದಿರ ದೇವೆ ಬರುವಳಯ್ಯ ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಿಂದ ಕನಸ ಕೊಯ್ದು
ತರುವಳಯ್ಯ ಮಲಗು ಕಂದ ಮಲಗು ಕೂಸೆ ಜೋ 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 రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా భారత స్వాతంత్ర సమరపు అంకురానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా తెల్లదొరల నీతి లేని నిరంకుశపు దమన కాండకు సలసలమని మరిగిన నీ నెత్తుటి ఎర్రని కాకలు రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా। प्रधानमंत्री ने रंगोली प्रतियोगिता के विजेता प्रविष्टियों में दिखाए गए स्वतंत्रता संग्राम के दृश्यों, शहीद भगत सिंह जी और जलियांवाला बाग की घटनाओं के सुंदर चित्रण का जिक्र किया। उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों का जिक्र करते हुए देश की संस्कृति के संरक्षण में इन युवा कलाकारों के योगदान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने युवा कलाकार जॉयदीप मुखर्जी द्वारा वाद्य यंत्र सुर सिंगार के पुनरुद्धार का जिक्र किया और उसकी धुन भी दर्शकों को सुनवाई। देश की कला और संस्कृति के संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व को प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया और कहा कि भारत की अद्भुत और अनूठी संस्कृति को जीवंत रखना और उसे दुनिया तक पहुंचाना जन जन का कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के जरिए आ रहे क्रांतिकारी बदलावों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने ई संजीवनी ऐप का भी जिक्र किया और कहा कि इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। देश और समाज में डिजिटल तकनीक के जरिए आ रहे क्रांतिकारी बदलाव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से जिक्र किया। इस संबंध में उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों का डिजिटल माध्यम से चिकित्सकों से परामर्श की सेवा ई संजीवनी का उल्लेख किया। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशंस, मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रधानमंत्री ने ई संजीवनी सेवा में लगे सिक्किम के चिकित्सक डॉक्टर मदन मणि और इस सेवा से लाभ लेने वाले मदन मोहन जी से इस सेवा को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने दोनों से बात कर उनके अनुभव पूछे और इस सेवा के फायदों को और लोगों तक पहुंचाने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई संजीवनी से अभी तक 10 करोड़ से अधिक लोग स्वस्थ लाभ ले चुके हैं और एक नई क्रांति के सूत्रधार बन रहे हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा की शुरुआत का भी जिक्र किया और कहा कि यह भारत के लोगों को टेक्नोलॉजी को अपनाने की अद्भुत क्षमता का उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा में जितनी बढ़ोतरी हुई है वो देखने वाली है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है। भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा
दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। साथियों, एक समय था जब यूपी की पहचान माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से जाना जाता था। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है, तेज गति से हो रहे विकास की और अग्रसर राज्यों में होती है। भाजपा सरकार ने लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में विकास को प्राथमिकता दे रही है और इससे रोजगार के अवसर भी लगातार बढ़ रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार जिस तरह यूपी में विकास को प्राथमिकता दे रही है, उससे हर सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार के मौके बढ़ते ही जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेसवे का निर्माण, नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, नया डिफेंस कॉरिडोर की व्यवस्था, नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आधुनिक होते वाटरवेज, यूपी का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के कोने कोने में अनेक नए रोजगार ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में विकास की बढ़ती गति की जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा और रोजगार की साझा शक्ति से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। सुरक्षा और रोजगार की साझा शक्ति से यूपी की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक का लोन देने वाली मुद्रा योजना ने यूपी के लाखों युवाओं के सपनों को नए पंख दिए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने हर जिले में रोजगार के नए अवसर बनाए हैं। इससे युवाओं को अपने हुनर को बड़े बाजार तक पहुंचाने की सुविधा मिली है। यूपी में लाखों रजिस्टर्ड एमएसएमईज है, जो भारत में लघु उद्योगों का सबसे बड़ा बेस है। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में उत्तर प्रदेश लीडर की भूमिका निभा रहा है। एसआई के पदों पर नए उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ट्रेनिंग क्षमता सिर्फ 6000 थी और उसे अब बढ़ाकर 3 गुने कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जब हम लोग 2017 में आए थे, ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6000 की थी। हम इसको लगभग 3 गुना करने में सफल हुए हैं। अगर पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो अवस्थापना सुविधाएं भी होनी चाहिए। हर पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पुलिस चौकी में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। अच्छे बैरक बनने चाहिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। महिलाओं की संख्या बढ़े, आधी आबादी के अनुरूप उन्हें प्रतिनिधित्व भी मिले। 2017 की तुलना में आज महिला कार्मिकों की संख्या 3 गुनी से अधिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज हैदराबाद में आयोजित दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। 2 दिवसीय इस चिंतन शिविर में उद्योग मंचों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के डोमेन विशेषज्ञों के साथ साथ प्रतिष्ठित वक्ता भाग ले रहे हैं। चिंतन शिविर का उद्देश्य देश में दवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। चिंतन शिविर में 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें घरेलू और निर्यात बाजारों में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता में विश्वास, भारतीय फार्माकोपिया और इनके मानकों का पालन और राष्ट्रीय नियामकों की
क्षमता निर्माण शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज भाजपा के महासचिवों की बैठक हो रही है। बैठक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा है। बैठक में सभी राष्ट्रीय महासचिव भाग ले रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब आइए देखेंगे मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। तो आपको बता दें कि मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मेघालय में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के सभी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। राज्य में केंद्रीय बलों की करीब 119 कंपनियां तैनात की गई हैं। बांग्लादेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा पर धारा 144 लगा दी गई है। मेघालय में विधानसभा की 60 सीटों के लिए 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं नागालैंड में भी स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने खासी तैयारियां की हैं। नागालैंड में 59 विधानसभा सीटों पर कुल 183 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नागालैंड में भाजपा और NDPP की सरकार है। त्रिपुरा समेत इन दोनों राज्यों में आगामी 2 मार्च को मतों की गिनती की जाएगी। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है। कल शाम दूर दराज क्षेत्रों में मतदान कर्मियों के 268 दलों को रवाना किया गया। राज्य में 59 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होना है। पुलिस महानिदेशक ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वोखा और मोकाकचुंग जिलों का दौरा किया। राज्य में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और भारत म्यांमार सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। और नागालैंड में 27 फरवरी को यानी कल मतदान होना है, जिसके लिए महज कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। और ऐसे में निर्वाचन आयोग द्वारा तुएनसांग जिले में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इस खास बात की तुएनसांग के पुलिस अधीक्षक कंचन कांडपाल से हमारे संवाददाता उर्मिलेश ने, आइए वो देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में 27 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होना है। निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। इस समय हम नागालैंड के तुएनसांग जिले में हैं। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजामात हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हैं इस जिले के पुलिस अधीक्षक कंचन कुमार कांडपाल जी। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजामात कर रखे इस जिले में? 27 फरवरी को चुनाव घोषित हुए हैं, तो माननीय पुलिस महानिदेशक हमारे DGP सर महोदय के निर्देश पर हमें चाक चौबंद सुरक्षा के यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो उसके मद्देनज़र जो मेरी पूरी पुलिस टीम है उसकी यही कोशिश है कि एक तो सबसे पहले शांतिपूर्वक मतदान यहाँ पर हो, किसी भी तरह की कोई हिंसा की घटना या फिर कोई अनहोनी या फिर जो भी एक अप्रिय घटना होती है वो यहाँ पर ना घटे। हमारी SST और जो FST की टीम है वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में
कार्यरत है, वो दिन रात उस पर काम कर रही है, फिर चाहे वो सीजर की कार्रवाई हो या फिर प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई हो। सुरक्षा को लेकर के आपके पास कौन कौन सी फोर्स अभी है और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था आपने उनके साथ डिप्लॉय कर रखी है, किस तरीके से आपने सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर है? हमारा जो सुरक्षा की जितनी भी जिम्मेदारी है उसमें जो सबसे कोर टीम है, जो सबसे आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी वो हमने अपनी जिला पुलिस को दी हुई है। उसके साथ साथ चुनाव में हमें सहयोग करने के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए अर्धसैनिक बलों का भी सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। साथ साथ में जो नागालैंड पुलिस की जो इंडियन रिजर्व बटालियन IR है वो है, और नागालैंड आर्म पुलिस NAP उनकी भी टुकड़ियाँ हमारे साथ में हैं। तो हम सभी मिला के कोशिश कर रहे हैं कि एक बेहतर यहाँ पर चुनाव बेहतर तरीके से यहाँ पर संपन्न कराई जा सके। यहाँ के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहिए? ये एक मौका है ये दिखाने का कि हमारा भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास है, भारतीय लोकतंत्र पर आस्था है, और उसके द्वारा एक विकास का बेहतर मौका हमें मिलेगा और हम अपनी बात को कहने के लिए सक्षम हो सकेंगे। वो दर्शाने का चुनाव एक सबसे बेहतरीन मौका होता है, तो इसी कारण इस पर बढ़ चढ़ कर के भागी लीजिए। तो ये थे त्वेंगसांग जिला के पुलिस अधीक्षक कंचन कुमार कांडपाल जी, जिनका कहना है कि तमाम मतदाताओं को बाहर निकलकर मतदान करने की जरूरत है, निडर होकर अपना मतदान करें। कैमरामैन कुलदीप के साथ उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज़, त्वेंगसांग, नागालैंड। और मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए मतदान कर्मी पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए इन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। कुछ मतदान कर्मी पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। सभी मतदान कर्मी उत्साहित हैं। लोकतंत्र के महापर्व में अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी इन्हीं तैयारियों का जायजा लिया है हमारी सहयोगी रमा त्यागी ने। 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तुरा में वेस्ट कारो हिल्स में हम मौजूद हैं, जहां पर मतदान कर्मियों को इस वक्त रवाना किया जा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, रिमोट एरियाज में हैं, बहुत कठिन इलाके हैं। वहां पर कल ही मतदान कर्मियों को भेज दिया गया था। तैयारियों के तहत इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा इन्हें बताया गया है कि किस तरह से ऐसे इलाकों में मतदान को सुलभ बनाना है, सुरक्षित बनाना है। सुरक्षा के लिए 119 CAPF की कंपनियां लगाई गई हैं। इसके अलावा अन्य इंतजाम भी किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो पूरे मेघालय में 3482 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा फॉर्म D के तहत जो मतदान है वो पहले ही किया जा चुका है। जो 80 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग हैं उनके लिए, या फिर जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए, वैसे भी बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही मिशन 300 यहाँ पर अपनाया गया है। इस बार एक नया कदम है। जिन जिलों में या जिन इलाकों में मतदान कम होता है वहां पर 5 मतदान केंद्र जो हैं वो छांटे गए हैं और वहां पर तमाम कदम उठाए गए हैं जिससे कि वहां पर लोग आएं और मतदान के अपने अधिकार का उपयोग करें। इसके साथ ही यूथ पर और शहरी इलाकों पर इस बार खासा फोकस रखा गया है। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, तुरा। और खबर राजधानी दिल्ली के द्वारका से है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां विपिन गार्डन इलाके में रहने वाले एक शख्स राजेश ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की चाकू से हत्या कर दी है और फिर खुद की भी जान लेने की कोशिश की है। आरोपी युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में मृत महिला की पहचान 35 वर्षीय सुनीता, जबकि दोनों बच्चों की उम्र 5 वर्ष और 4 महीने की थी। आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी राजेश एक जनरल स्टोर चलाता है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।